देखिए बहुत एक विकट परिस्थिति सामने आ रही है दुनिया के सामने में। जो स्ट्रैटेजिक हम कहते हैं सिचुएशन, वो अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न के रूप में आ रहा है। और ये इस समय हो रहा है जबकि पूरा विश्व ये देख रहा है कि किस तरह से जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, कैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, किस तरह से जो स्पेसेस थे, जो स्ट्रेटजिक स्पेस, उसको दूसरी शक्ति उसको ले रही है, कैसे एक शक्ति का आप ये कहिए नीचे जा रही है, दूसरे आ रहे हैं, ये परिस्थितियाँ बन रही, क्या ऐसी रहेगी? इंडिया का एक मेजर विकट परिस्थिति के रूप में उभर के आ रहा है यदि ये हम बहुत अच्छी तरह से इसको मैनूवर नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए जो इमर्जिंग जियो स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में और इंडिया के कंसर्न के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इसको समझना, इस रीजन का जो है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके इंडियन पर्सपेक्टिव से और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर में। तो हम क्विकली देखेंगे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अफ़गानिस्तान का, उसको मैप के द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है मैप के ऊपर में अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान में जो काबुल सीट ऑफ पावर है उसके आप देख रहे हैं, वहाँ से एक जो पहला सबसे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। जब काबुल से आप देखते हैं तो चाइना है, चाइना का जो सिंजियांग प्रोविंस दिखाई देता है, और जो ये डॉटेड लाइन आप दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन एक अलाइनमेंट है जो कि वखान कॉरिडोर, जो वखान कॉरिडोर आप देख रहे हैं, एक कॉरिडोर है जो कि सिंजियांग प्रोविंस में जाता है और वखाजीर पास से होते हुए एक अलाइनमेंट है जो के पास में जाएगा, और यही जो सी पैक का एक अलाइनमेंट है जो यहाँ से के पास से तो वो इधर की तरफ आ जाता है, सी पैक की तरफ आ जाता है और गुदार में जाता है पाकिस्तान में। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक दूसरा जो सपना है चाइना का, वो है थ्रू वखान कॉरिडोर से यदि वो काबुल में मिलते हैं फिर अफ़गानिस्तान में होते हुए वो जो आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है या जो आपके एशिया में, वेस्ट एशिया में जाने की रास्ता है जिसमें ईरान से होता हुआ इसमें जाए, और ये एक उनका सपना है, वह पूरा होता हुआ दिखाई देता है। देखिए इसकी जद्दोजहद जो है, ख़ास करके जो अलाइनमेंट अब मैंने दिखाई है, 2009 में चाइना ने इसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी की थी। काबुल के गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इसी सत्ता के अंदर में उनको ये परमिशन मिली थी और फिजिबिलिटी स्टडी लाइक है। पर वहाँ एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि खास करके बिकॉज युगर की यहाँ प्रॉब्लम है, आपको पता है, इसी कॉरिडोर से हो सकता है स्पिल ओवर हो जाए, जो कि उन्होंने अभी चेक कर रखा है चाइना ने इस इलाके में, और ये मैप के ऊपर में समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो वखान कॉरिडोर है ये तकरीबन, जो ऐसा मैंने पहले भी बताया, ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख लीजिए 300 किलोमीटर का जो इलाका है, और जो उसकी चौड़ाई है 11 से लेकर 27-32 किलोमीटर तक का जो है ये दो जो पामीर है, पामीर के रेंजेस उसके नॉर्थ में जो ताजिकिस्तान के मिलता है, और जो काराकोरम रेंजेस हैं उसके बीच से गुजरता है, और स्ट्रैटेजिक पास जो वखाजीर की पास है। इसलिए मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि ये ज़मीन पे आपको दिखाई दे, जो कि बोर्ड एंड जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे। दूसरा, आप जब देखते हैं उसके जस्ट उसके ईस्ट में जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो डूरल लाइन है तकरीबन 2760 किलोमीटर की, ये जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ, जिसमें 88% उसका फेंसिंग पाकिस्तान ने भी कर लिया है, उनको ओन कंसर्न है, और इनको जो अलाइनमेंट के अपने जो उनकी बॉर्डर की अलाइनमेंट उनके साथ वहाँ भी फेंसिंग भी हुई है। और उसके यदि आप देखेंगे फर्दर ईस्ट में इंडिया है, और यदि आप गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका लें जहाँ से सीज एक्ट पास कर रहा है और जो पीओके की हम बातें करते हैं, तो ये जो इलाका है वखान का और के पास का, ये वही इलाका पड़ता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, जो कि आज हमारे कंट्रोल में नहीं है मगर वो हमारा हिस्सा है, ऐसा मानना है कि हम जैसे पीओके का है, तो इसलिए बहुत जो कि हमें भी देगा एक सेंट्रल एशिया की तरफ ओपनिंग।
दूसरी बड़ी बात है, जब आप देखते हैं जो इंडियन ओशन रीजन से कराची से गोदार होते हुए चाबहार, जब चाबहार की बात करते हैं, चाबहार में आपको पता है कि जो हमारा ईरान के साथ एग्रीमेंट है, चाबहार हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम जब बात करते थे, सेम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जो हमने भी सपना देखा है और हम जो चाहते हैं एक ट्रेड के लिए ओपनिंग, वो चाबहार के थ्रू, और ये काउंटर करता है गोदार को। यदि आप अभी देखिए, जब ईरान के साथ एक लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान का भी जो बलूचिस्तान का इलाका है, तो ये बहुत ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोथ अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। और आपको सिन्ना सिया सुन्नी डिवाइड भी आपको पता है कि जैसे ईरान तो सिया का देश है, मगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये सुन्नियों का देश है, तो ये एक दूसरे को देखते नहीं हैं। जो आपने जिस तरह से देखा, रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के इन जगहों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये मानना है कि ये दोनों हिस्टोरिकली तो कंट्रीज़ उनके साथ नहीं है ईरान में, मगर इस दौरान में जब हम देखते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। वो इस्लाम वाला जो देखते हैं हर्द से होकर जाती है। इस रोड का भी डेवलपमेंट, जब कंधार से रोड की डेवलपमेंट हुई है, तो इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के दिन में $40 बिलियन प्रति महीने की ट्रेडिंग होती है ईरान और अफ़गानिस्तान में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। उसी तरह देखिए, तुर्कमेनिस्तान फर्दर नॉर्थ में पड़ता है, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। तो जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं या ओपनिंग है टुवर्ड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अफ़गानिस्तान से, तो इनका भी इस जद्दोजहद में जो प्रेजेंट में जो स्थिति है, या उसके पिछले 42 ईयर्स का हम जब देखते हैं जो ट्रबुलेंस पीरियड रहा है अभी अफ़गानिस्तान की, जिसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ताजिकिस्तान में जब आ जाते हैं, तो ताजिकिस्तान को एक मैं ये बताना बहुत, जो फारखोर एयर बेस है, जो तकरीबन ताजिकिस्तान के कैपिटल दुशानबे से फर्दर साउथ ईस्ट की तरफ पड़ता है, वो वहाँ पर इस एयरबेस में इंडियन एयरफोर्स ने भी आज से नहीं बहुत सालों से ताजिक गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उसके ऑपरेशंस को देखती है। दुशानबे में रशियंस का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। उसके अलावा वखान कॉरिडोर के ऊपर ही ताजिकिस्तान में जहां आप देख रहे हैं, इस इलाके में ऐसा माना जाता है, और ये इंटेलिजेंस है, ज़मीन पे है, चाइना उसको नहीं मानता, कि वहाँ पर उसने एक माउंटेन ब्रिगेड को खड़ा किया है वखान कॉरिडोर को उसी मद्देनज़र रखते हुए। और उसको ये भी डर है कि ताजिकिस्तान से क्या कुछ जो इस्लामिक कट्टरवादिता सिंजियांग प्रोविंस में, तो ये भी बहुत कंसर्न का जगह है चाइना के लिए। ये था हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है या लोकेशन के बारे में समझना, जिससे कि हम वहाँ की परिस्थितियों को समझ पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी जल्दी से हम रिकैप्चुलेट करना चाहेंगे कि क्या हुआ, जिसको कहते हैं रिव्यू। एक तो हम नहीं करेंगे चाहेंगे रिव्यू ऑफ सिचुएशंस की इमीडिएटली अभी क्या हो रहा है, तो इसको आप परिप्रेक्ष्य में इतने छोटे से मायोपिक तरीके से तो हम समझ ना पाएंगे। तो हमें जल्दी से मैं आपको समझाने की चेष्टा करूँगा कि रिकैप्चुलेट कैसे करें लीडिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन जो 52 ईयर्स का है। आपको पता होगा, या सभी को पूरी दुनिया जानती है, 1979 से लेकर 89 तक 10 साल तक सोवियत अस्तवाइल जो USSR होता था, सोवियत रिपब्लिक, उसका इंटरवेंशन था यहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर वो आए थे और उन्होंने अपनी पपेट गवर्नमेंट वहाँ खड़ी की थी, मगर 10 साल के बाद ही उनको वापस जाना पड़ा। एक स्ट्रैटेजिक डिफीट हुआ था यहाँ से, और वही कारण माना जाता है कि मेरा मानना है और दुनिया भी मानती है कि एक मेजर कारण है कि USSR का जो विघटन हुआ, जो टूट गया और छोटे छोटे टुकड़ों में जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आए और फिर जो रशिया आया है, उसका मेन कारण ये था। और इसी दौरान क्या हुआ, इसी 10 साल के बीच में उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका, जिस तरह से अलकायदा को आप जानते हैं उन्हीं की बेबी है, उन्होंने भी उसको खड़ा किया। जिस तरह से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ हक्कानी नेटवर्क के थ्रू, जो तालिबान का जो आप स्वरूप देखते हैं, उसके पहले हक्कानी नेटवर्क सबसे पुराना नेटवर्क है। ये नेटवर्क इसलिए बनाया गया था कि किस तरह से रशिया को आप
इसको तोड़ेंगे। ये नेटवर्क आज के दिन में बहुत बहुत एक्टिव है और पाकिस्तान के फुल कंट्रोल में है। पाकिस्तान का बड़ा आधिपत्य है इसके ऊपर में। इसकी स्थापना भी वही जगह हुई थी, हम लोग क्वेटा की बात करते हैं या जो पख्तूनख्वा की बात करते हैं, उस नॉर्दर्न इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में फाटा के रीजन में जो पाकिस्तान का है, यहाँ से ही खड़ा हुआ था। और इसी दौरान चाइना का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है। उसका उस दौरान इतने खुल के सामने नहीं आया था, मगर वो धीरे 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 बिल्डअप और अपनी आधिपत्य, अपनी प्रेजेंस को वहाँ नोट कराता रहा है और बड़े छल कपट के साथ इन चीज़ों को करता रहा है, और जिससे कि उसकी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं जल्दी से आ जाता हूँ तालिबान के ऊपर में। 1990 से ही जो तालिबान है, जो खास करके पश्तून लोग हैं, वो आए। और तालिबान का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तालिबान का मतलब होता है तालीम से, तलमीज़, जिसको कहते हैं स्टूडेंट। तो ये पश्तून में इसको बोला जाता है स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट के रूप में ये उभरा था। और उसके बाद ये जिस तरह से पूरे खास करके जब हम कहते हैं उसके ईस्ट की तरफ से आए, खास करके पाकिस्तान की तरफ से, और ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रीजन कहलाता है, क्वेटा से ऊपर यदि आप देखेंगे तो इन जगहों से ये इनका आधिपत्य रहा। और ये साउथ में भी गए, साउथ वेस्ट के इलाके से, और उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर में अपनी आधिपत्य जमाई। और आपको पता होगा 96 से लेकर के में तालिबान पूरी तरह ओवरथ्रो करके जो गवर्नमेंट थी, और उसके बाद उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया। और तकरीबन 5 साल तक शरिया इस्लामिक जो आपका विचारधारा है या इस्लामिक कट्टरता से उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को चलाया पूरे अफ़गानिस्तान में। और बहुत सारे केस हुए, हैंगिंग, ओपन हैंगिंग, ओपन पनिशमेंट। इनिशियली तालिबान को बड़ा अच्छा मानते थे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे करप्शन को रोका था, जिस तरह से वो आए थे। पर बाद में उन्होंने जब शरिया के ऊपर में ओपन लिंचिंग करना, ओपन मारना, कोड़े लगवाने, मारना, लोगों को हैंग करवा देना पेड़ों के ऊपर में, उसके बाद वहाँ पर पूरा मार्जिनलाइज कर दिया लेडीज़ को। कोई बिना बुर्का पहने हुए घर से निकल ही नहीं सकता। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल नेटवर्क सारे बंद करवा दिए। और आपने मलाला का आपने सुना ही होगा, जो भी कोई पढ़ने जाते हों उनको भी उन्होंने किस तरह से बेरहमी से मारा। और ये चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में जो अलकायदा, जिसको अमेरिका ने खड़ा किया था रशिया को विघटन के लिए, और उसामा बिन लादेन को जिस तरह से खड़ा किया था उस समय यूएसएसआर के अगेंस्ट में, और उन्होंने उसका उनको सफलता भी मिला था। तो उन्होंने जो गेम किया था थ्रू पाकिस्तान, जिसमें हक्कानी नेटवर्क है, इसी बीच में ये भी पनपते रहे और उनको पूरा संरक्षण रहा। इस्लामिक स्टेट जो कैलिफेट की बात करती है, उनका भी इसी जगह में फला फूला, और बगदादी जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर में। और 9/11 की घटना हुई 5 साल के बाद 2001 में। 9/11 जब होता है तो आपको पता ही है, जॉर्ज बुश साहब ने कह दिया कि इट इज़ अ वॉर ऑन टेरर, ये टेरर की लड़ाई है, पूरी दुनिया उनके साथ आए। यदि कोई दुनिया नहीं आती है तो वो मानेंगे कि वो उनके अगेंस्ट हैं। और किस तरह से नाटो ने ओवरथ्रो किया 2001 में, और फिर 21 साल तक, 2001 से लेकर के 2020 तकरीबन 2 दशक, 20 साल तक वहाँ पर टोटल नाटो का और अमेरिकन्स का, खास करके अमेरिकन्स का हुआ। उन्होंने बड़े बड़े बेस बनाए, उन्होंने किस तरह से वहाँ पर ऑल एक्सपेरिमेंट किए, पूरे एयर पावर का क्या यूज़, मिसाइल्स की यूज़ की, मदर ऑफ ऑल वेपन, उसामा बिन लादेन को और अलकायदा के और जितने इस्लामिक कट्टरवादिता को खोजने के लिए। और तोरा बोरा की पहाड़ियों में आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने मदर ऑफ ऑल वेपन्स और बॉम्ब्स गिराए, मगर वो कामयाब नहीं हुए। उनको लग गया 11 साल, तकरीबन 10 साल उसामा बिन लादेन को ट्रेस आउट करने के लिए। और वो उनके नाकों के नीचे उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन जो पाकिस्तान था इन द वॉर ऑफ टेररिज्म के ऊपर में, जो वो कहते थे नॉन नेटो अलाइज का वो उसका हिस्सा है,
उसके वही ओसामा बिन लादेन और उनके नाकों के नीचे उनके सामने उनको मदद देता रहा। और इनके छलावे में आकर के अमेरिका ने पंप किए मशीन, उसको नॉन नाटो अलाउंस का सबसे ज़्यादा मिलिट्री डोनेशंस, उसको असिस्टेंस करने के लिए, उनको बेस देने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए पाकिस्तान को बहुत पैसे। और इसी दौरान में जवाहरुल हक साहब आए, उन्होंने किस तरह से कट्टरवादिता किया, और आपने देखा कश्मीर के ऊपर में कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गई। कश्मीर में से अफ़गानिस्तान में जो फॉरेन टेररिस्ट बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, यही नहीं कि अफ़गान, बहुत सारे देशों से भी यहाँ पर आकर ऑपरेशंस करने लगे, और हमारे को बड़े जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। वो हम सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ। तो ये था 2011 में जब इन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा और अटोबाबाद में मारा, और ये क्वेटा जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एकेडमी है, जो उनका स्टाफ कॉलेज है, उनके गेट के बाहर से जस्ट बगल में जहाँ पर वो छिपा बैठा हुआ था, पाकिस्तान आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी के नॉलेज में था, और इसको अमेरिका जानती थी खुद, दैट्स व्हाई उनको नहीं बताया जब ऑपरेशन, और वो मारा गया। उस समय मौका था वहाँ से निकलने का, और उस समय दौर था जो ओबामा साहब थे और जो बाइडेन जो अभी हैं हमारे करता धरता वहाँ के प्रेसिडेंट, वो उन लोगों का मानना था कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हो सकता था एक उनको मौका मिला था वहाँ से निकलने का, और वो कहते कि मिलिट्री एम पूरा हो गया, हम निकल गए। मगर इसी समय बहुत ज़्यादा ही अलकायदा का रूप बदल चुका है। उसके अलावा जो आईएसआई है, जो इस्लामिक स्टेट है, वो भी अपनी पकड़ जमा ली थी, तो हो सकता है उसके कारण ना निकले हों। मगर 2014 में आप देख लीजिए, ख़ास करके 2014 में के बाद अमेरिका ने अपने पूरे जो अफ़गानिस्तान के अंदर में मिलिट्री ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट इस तरह कर दिया कि उसने लैंड के ऊपर में, जो ज़मीनी हालात में या जो लैंड के ऊपर कार्रवाई होती है, बूट्स ऑन ग्राउंड, उसके ऊपर में बस उन्होंने स्टैंड ऑफ उसको कहते थे। और ये मेरे ख्याल से जो बाइडेन साहब का ये एक सोच है, उसके तहत उस ज़माने में हुआ था, और उसके बाद होता रहा। एयर पावर को ही सब चीज़ मान लिया, यूएवी के द्वारा उनको सफलताएं भी मिली, कुछ कंट्रोल भी कर पाए। जब आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते हैं, जब आपकी ज़मीन पे हारवात नहीं होती है, तो जो लॉस ग्राउंड है ये खोते रहे, और इस तरह से तालिबान मजबूत होता रहा। एयर पावर या जो आपका स्टैंड ऑफ अटैक्स हैं, इससे आप बर्बादी तो कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, आप डैमेज कर सकते हैं, मार सकते हैं, मगर उसका जो एक्चुअली इफेक्ट होता है वो नहीं मिलती है। ये मेरा मानना है, मेरी समीक्षाएं हैं, और उसका खामियाजा अमेरिका को आज भुगतना पड़ रहा है कि उसके यदि उन्हें रहना था तो अपने ऑपरेशंस को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं। और उन्होंने, क्योंकि जब उसामा बिन लादेन के आने से पहले करीब 1 लाख तक सोल्जर्स हो गए थे, वो फिर उन्होंने घटाना शुरू किया, और वहाँ से वो एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल चाहते थे कि किसी तरह से वहाँ से निकले, तो मौके मिले उस दौरान वो निकल सकते थे, मगर शायद उन्होंने नहीं निकलने की चेष्टा की। जो अब का परिप्रेक्ष्य आता है तो उसमें आप देख लीजिए 2016 में तालिबान ने जैसे जैसे उनको प्रोमिनेंस मिला, उन्होंने जाके दोहा में, कतार के अंदर में अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस खोल लिया, और उसको एक वहाँ से एक जो कहते हैं रिकॉग्निशन मिल गया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कि वो सब बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब वहाँ बात किया तो धीरे धीरे अमेरिकन भी वहाँ पहुँच गए, और ये उन्होंने 2018 से बात शुरू किया। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत और उसको एक लेजिटिमेसी वहाँ से मिली। और 2020 में तो दोहा में आपने सुन लिया जो एग्रीमेंट हुआ, जिसमें अलकायदा ने उनको ये नॉट अलकायदा, तालिबान के साथ वह एग्रीमेंट हुआ कि अलकायदा और जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्लामिक स्टेट एंड ऑल, जो कि मर्सनलाइज हो गए हैं, या यमन में, सीरिया में, आपने देखा होगा ये सब इन जगहों में जिस तरह से चली, तो उनके साथ उनका कोई ये नहीं रहेगा, और उन्होंने एग्रीमेंट में मान लिया। उसके एवज में वो उन्होंने कहा कि आप अमेरिकन और नेटो फोर्सेस के ऊपर में कोई ये नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, कोई ऐसा। मगर तालिबान ये वहाँ तो ये मानता रहा, मगर
जो गवर्नमेंट फोर्सेस के अगेंस्ट में उसके ऑपरेशंस कहीं नहीं रुके। उसके आतंकवादी संगठनों के ऊपर में उनको पैसे इकट्ठे करने में और उनकी आतंकवादी गतिविधियों में अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं, और अमेरिका सीमित होता चला गया। और वो जब चली, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, उन्होंने एक डेडलाइन दी 1 मई का, जिसको जब ये बाइडेन साहब आए तो उनको बढ़ा करके उन्होंने कह दिया 9/11 के हिस्टोरिकल मोमेंट के दिन में हम ख़त्म कर देंगे। और क्या हो गया कि देखिए आज के दिन में परिप्रेक्ष्य में जो है उनको क्या हो गया कि 2 जुलाई को ऑल ऑफ अ सडन जो बरगाम एयर बेस है वहाँ से निकलना पड़ा। किसी को नोटिफिकेशन नहीं, किसी को बताया नहीं, और वो निकल गए। तो एक तरह से ऐसा शायद एक बात आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रहा है कि शायद तालिबान उसको भी अटैक करने की चेष्टा कर रहा था। बरगाम एक सीट ऑफ पावर कहते हैं अमेरिका के नेटो फोर्सेस का, जो कहते हैं बेस, 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक, इतने साजो सामान, और एक मिनी सिटी की तरह पे मैकडोनल्ड तक अंदर था इस बरगाम एयर, और उनको बिना बताए हुए एक हिंदी में कहते हैं चोरों की तरह रात के अंधेरे में वहाँ से वो भाग निकले। और जो बाइडेन साहब कहते हैं कि ओके वी हैव डन इट बिकॉज उनके परसेप्शन में अमेरिकन के जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा कर ली, और हम लोग वहाँ नहीं गए हैं कि नेशनल बिल्डिंग के ऊपर में, ऐसा नेशनल बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, इसलिए हम निकल गए। तो कौन सा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन 2021 के 2 जुलाई को पूरा हो गया, जो कि पहले पूरा नहीं हुआ था, यदि उनको निकलना था। तो ये सब सारी चीज़ें गलतियाँ हैं और वो उस समय निकल रहे हैं जब उनका ये भी मानना था कि ये जो स्ट्रेटजिक स्पेस कहते हैं, जिसके इंडिया का भी बहुत बड़ा वहाँ पर रोल रहा है, और उसमें अमेरिकन वो निकल जाएं, और उस स्पेस की भरपाई कौन करेगा, उसको भरेगा कौन? चाइना, जो उसका मेन ओपोनेंट और आज उसको थ्रेटन करता है कि उसको टेक ओवर करेगा और पूरे दुनिया में अपना आधिपत्य जमाएगा। वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की बात करता है, मल्टीपोलैरिटी के अंदर में वो बात करता है, और वो जो उसका एम्बिशंस है द रूलिंग द प्लैनेट, वो उसका पूरा होता हुआ एक कड़ी दिखाई देता है मेरे अनुसार। तो जो स्ट्रैटेजिक स्पेस है जिसको अमेरिका ने छुपे छुरी करके भाग निकले हैं, और बिना तो उनका कोई दूसरा बेस जो कह रहे थे कि हमारा नियर बाय पाकिस्तान के साथ वो करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है कि उनका कोई ऐसा, और वो स्टैंड ऑफ अपना यूएवी अटैक, तो वहाँ कहाँ से करेंगे वो आने वाले समय में पता लगेगा। क्या वो वहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के किसी पहले उन्होंने किया है मेरे ख्याल से तुर्कमेनिस्तान में या ताजिकिस्तान में या और दूसरे किसी देश में या इंडो पैसिफिक के अंदर में वो अपने जो बताते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के लिए, वो आने वाले समय ही बताएगा। तो आज के दिन में जो है 2 जुलाई के बाद जिस तरह से आप देखिए परिस्थितियाँ पूरी बदल गई हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट यही देता है कि नेटो और अमेरिकन की एक बहुत बड़ी हार हुई है। हार ही नहीं, उनके फेस सेविंग भी नहीं हुए, और जिस तरह से वो भागे हैं अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस को छोड़ करके, उस स्पेस को बदलने के लिए जद्दोजहद है, और उसमें उन लोगों की ये होगी जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। और इसके बाद अभी तालिबान ये कहता है कि उसने 85% प्रोविंस में उन्होंने 85% जो एरिया है अफ़गानिस्तान का उनके कब्जे में है, उनके बस में है, वहाँ उनकी हुकूमत चल रही है। हुकूमत क्या, उनका वर्चस्व चल रहा है। 34 प्रोविंस हैं, 421 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में वो पहुंच गए। एक बात हो रही थी कि शायद देयर इज़ अर्बन एंड रूरल डिवाइड इन अफ़गानिस्तान, जिसके ऊपर में शायद गवर्नमेंट फोर्सेस का ये भी कहना है कि वो फिर से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ईरान के बॉर्डर के साथ जो इस्लाम क्वाला जिसमें हमने बता रहे थे हेरात के पास में जो ट्रेडिंग पॉइंट था, जहाँ से 20 मिलियन पर मंथ की ट्रेडिंग होती है ईरान से, और मैक्सिमम वहाँ पर किस तरह से तालिबान पहले भी हावी रहा है। आज से करीब 2 महीना पहले पूरे कॉन्वॉय, लॉजिस्टिक कॉन्वॉय को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और आज तो वो इस्लाम क्वाला को जो ट्रेडिंग पॉइंट है उसको ले लिया है। तो और उसके अलावा जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर में जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं इसमें तो, और इंडिया भी
ऐसी स्थिति आ गई है, वो इंडिया के लिए जो इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि इंडिया के लिए क्या है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस तरह से चल रहा है, वो भी देखेंगे। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, जो तालिबान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया है कि ये चाइनीज़ को ओपनली इनवाइट कर रहे हैं कि चाइनीज़ आइए और हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी डेवलपमेंट में आए। ओपन इनविटेशन है बाय तालिबान, और जबकि दूसरे वहाँ से भाग निकले हैं। और वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान जो पहले सोचते थे कि शेयरिंग ऑफ पावर कर लेंगे, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके साथ में, वो शेयरिंग ऑफ पावर नहीं करेंगे। शायद तालिबान 2.0 जो सेकंड उनका है, वो एक उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कॉशन यही है कि लोगों का ये मानना है कि तालिबान ने अपने स्वरूप को बदल लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हार्डलाइनर एंड सॉफ्ट लाइनर्स हैं, मगर हार्डलाइनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को भले ही थोड़ा मेलो डाउन करेगा। वो कहता है कि इस्लामिक, हम तो सरिया से ही यहाँ पर चलाएंगे अफ़गानिस्तान को। भले ही वो जो विमेंस को कहता है कि वो बुर्के भी पहनेंगी, जो जेंट्स हैं वो दाढ़ी रखेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। लोग एक्सोडस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आज के दिन में विभिन्न देशों में जा रहे हैं। और एक डर ये भी पैदा है कि क्या तालिबान फिर से वो जो कैलिफेट की बात होती थी इस्लामिक स्टेट की, या अल कायदा फिर से रिवाइव हो जाए और वो फिर से अपने उसको एक ऐसा मिले कि शायद वो कर सकें। और दूसरे उनको एक ये भी ज्ञान है, ये ज्ञान ये है कि देखिए वो पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित थे, अब उनको कुछ लेजिटिमेसी मिली है कि वो सत्ता में, चाहे उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो तालिबान भी ये चीज़ें सीख लिया हो और वो इस चीज़ को बैलेंस आउट करके सत्ता में कायम हो। क्या वो कुछ देगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के? यदि देता भी है कुछ, तो वो बहुत मार्जिनलाइज्ड होगा, जस्ट सो दैट द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ फेस। तो वर्ल्ड को एक फेस मिला है, जो खास करके अमेरिकन्स को और नाटो को, कि वो उसको मान्यता दे दें। देखिए तालिबान पहले भी जब आया था 1996 से लेकर 2001 तक, तब भी वो कैलिफेट की बात किया था, अफगान इमरत की बात करता है वो इमरत, उसने घोषणा भी की थी इमरत ऑफ अफगानिस्तान। तो उस लाइन पे यदि तालिबान करता है, जो कि आने वाले समय में ही पता लगेगा। और इसमें एक और डर ये हो रहा है कि फिर ग्रेविटेट होगा अफ़गानिस्तान पूरे लोगों के साथ में, जिसमें फॉरेन टेररिस्ट भी आ सकते हैं। और फॉरेन टेररिस्ट का मतलब है जो अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस हैं, उसमें ख़ास करके बहुत लोग इस्लाम, आप जब देखेंगे ISIS सीरिया में, यमन में जब कर रहे थे ऑपरेट, तो वो लोग आए हैं, ख़ास करके बहुत विमेन वेस्टर्न वर्ल्ड से आई हैं जो कि कट्टरता की सीमाओं को पार की। तो क्या इस तरह के फॉरेन टेररिस्ट भी वहाँ ग्रेविटेट करेंगे? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका से, UK से वो लोग जो इस विचारधारा से जुड़ गए हैं, कोई भी कारण से, उनका ब्रेन वॉशिंग हो या उनको ये अट्रैक्ट करता हो सकता है यहाँ आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज के तरह पूरे दुनिया में फैल रहा है। मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, और दूसरे में जो इंडिया का मेजर कंसर्न है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर कंसर्न है, उसको मैं टच करने की चेष्टा करूँगा।